हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो मैंने एक सीरीज चला रखी थी आप लोगों की एलटी की, कॉम्बो आया था, बीच में रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा मैंने कल आप लोगों को एक बात भी कही आप लोगों से कि उठिए फिर दोबारा से जो है लगिए। शायद कुछ लोगों को उसमें भी मिर्ची लग गई, कोई बात नहीं, लगती रहे। मेरा मानना ये है कि अगर समवन फील्स लो, उसको जो है उठाइए, उसके साथ बैठ के रोने मत लगिए। उठाइए, नई शक्ति का संचार कीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनके साथ बैठ के खुद भी रोने लगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव पावर दे सकते हैं तो आपको देनी चाहिए। तो इसीलिए इसी के साथ और बाकी अब और कुछ ना कहते हुए आप लोगों के साथ जो मेरी सीरीज थी वो शुरू कर रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड को बड़े अच्छे लगते हैं ये सब कोट्स वगैरह, तो ये उन्होंने ही डाला है, मुझे तो पता भी नहीं था, ये उन्होंने ही कोट डाला है, मेरे हस्बैंड ने ही। लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पे शक है और अपने शक पे भरोसा है। बहुत अच्छी लाइन है वैसे, डाला इन्होंने, कोटेशन बहुत बढ़िया डाली है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और ये एलटी ग्रेड का इंग्लिश का नया बैच जो है, आप में से जो भी लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब पर पढ़ते रहे, मगर जो लोग नए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिवाली के बाद यानी कि 8 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ ही अभी कुछ दिन में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के बैच की भी वो बारे में बता दूंगी क्या है, जो कि यूट्यूब पे भी चलेगा और हमारे ऐप पे भी चलेगा। ठीक है जी, तो एलटी का नया बैच जो है वो दिवाली के बाद स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग उस बैच में डेमो लेना चाहते हैं क्या है, तो आप लोग ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा ऐड नहीं करती। अब यहाँ पर ना मिक्स क्वेश्चंस हैं। ये मिक्स क्वेश्चंस है ग्रामर के और लिटरेचर के। ग्रामर के क्वेश्चंस वही है जो सभी एग्जाम्स में कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन है हमारा, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चन होते हैं। भाई इसकी वर्ब फॉर्म क्या है, इसकी नाउन फॉर्म क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड चूज। चूज का मतलब होता है चुनना, किसी चीज में से चुनना। अब उसका नाउन क्या होगा? देखिए चूज अगर है कि चूज अ बुक, तो दैट इज अ वर्ब, कि एक कमांड दी जा रही है चूज अ बुक। अब उसी चीज को क्या है कि व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर चॉइस। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले लगते हैं, माई, योर, हिज, हर, एटसेट्रा। तो चूज का जो नाउन फॉर्म है दैट इज चॉइस। चॉइस मतलब चुनाव और चूज मतलब चुनना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक इज। ब्रेक का नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। तो तोड़ने का इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो क्या होगा? तो ये है भाई, इसका ये तोड़ना तो भाई एक्शन करते हुए, तो उसका जो होगा दैट इज ब्रीच। ब्रीच, खंड। तो ये जो है इसका नाउन फॉर्म होगा ब्रीच। दैट इज द नाउन फॉर्म ऑफ ब्रेक, तोड़ना, खंड। ठीक है, तो ये हुआ ब्रीच, इसे कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वर्ब फ्रॉम नाउन ब्रांड। अब पता है इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें लगा देते हैं ब्रांडेड, लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ब्रांड, देखा ब्रांड जो है वो वर्ब फ्रॉम नाउन ब्रांड, तो ब्रांडेड लगा देते हैं। भाई ब्रांडेड जो है ना, इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल पार्ट। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, और ये जो है वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैंने कहा ब्रांडेड क्लोथ्स, तो ये ब्रांडेड जो है ना ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या होगा? अभी जो ब्रांड है ना ये नाउन है। ब्रांड जो है, हम कई बार ब्रांड जो वर्ब के रूप में यूज करते तो उसका मतलब होता दागना, जलाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जानवरों के ऊपर मैंने देखा है कि उनकी ये हिप एरिया पर कहीं ना कहीं उनपे ना एक मार्क लगा रहता है।
तो वो जो है ना वो उस पर अपना स्वामित्व दिखाने के लिए या किसी चीज के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ब्रांडिंग करना कहते हैं, ब्रांड करना। तो वो जो वर्ब होगा उसका जला के उस पर स्वामित्व हासिल करना, तो ये होगा आपका दैट विल बी बर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इसका नाउन ब्रांड का जो वर्ब होगा वो बर्न होगा, और जो ब्रांडेड है दैट इज एन एडजेक्टिव। Now the next question is deem. Deem noun from verb deem. Deem का जो है to come to justice. तो यहां पर इसका to come to justice तो इस तरीके से to come to some judgment इसे है, तो इसका नाउन होगा doom, doomsday, justice day, इसी तरीके, क्योंकि deem का है to come to justice, to come on the moment of justice, तो ये on the moment to come for judgment, तो जजमेंट से बना है, तो डूम्सडे भी डूम का भी वही है, जजमेंट से संबंधित एंग्लो सेक्सन एरिया का वर्ड है, तो ये है डूम, तो डीम का बनेगा डूम। ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है दुखी होना, तो दुखी होना, तो इसका नाउन क्या होगा, दैट विल बी ग्रीफ, इसका नाउन होगा ग्रीफ, दुख। द नाउन वेब इज फ्रॉम द वर्ब, वेब का मतलब होता है जाला, जाल, तो जाल बुना जाता है, तो एक्शन क्या है, बुनना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वीव। कोई चीज किससे कैसे कनेक्टेड है ये हम लोगों को पता करनी है। एडजेक्टिव ऑफ मिल्क, मिल्क इज अ नाउन। अब हम बोलते हैं दुधारू पशु, दुधारू पशु, तो इन्हें कहते हैं मिल्च एनिमल्स, तो ये है नाउन। नाउन के जस्ट पहले आता है एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया, मिल्च क्या हो गया आपका, दैट इज एडजेक्टिव। लो इज द एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब, लो एक एडजेक्टिव के रूप में वो कौन से वर्ब से बना, एडजेक्टिव के रूप में वर्ब। अब देखिए अगर हम लोवर्ड कर दोगे ना तो वो भी वर्ब ही है, तो लो इज द एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब, क्या भाई कौन से वर्ब से बना है, कौन से वर्ब से लो जो है वो बना है, तो ये लोवर्ड से नहीं बना है, दैट इज बिकम मेड फ्रॉम लाई, नीचा, नीचे के लिए जो है वो बना है, लाई नीचे लेटना, उसी से ही लो बना है। कोई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, इसी तरीके के क्वेश्चन दिमाग खराब करते हैं। कूल एंड cool and hail are adjectives which are made from chill and heal respectively. What are chill and heal? Chill now, ठीक है, and heal the world. आप देख सकते हैं इन दोनों में चिल नाउ, अब आराम करो, शांति रखो। हील द वर्ल्ड, वर्ल्ड को जो है वो वर्ल्ड की चिकित्सा करो, वर्ल्ड को जो है वर्ल्ड को ठीक करो, तो ठीक करना, आराम करना, कोई का एक्शन करना, दैट इज वर्ब। तो चिल एंड हील आर वर्ब्स। द नाउन फ्रॉम द वर्ब ब्रीथ इज, ब्रीथ जो है सांस लेना, एक्शन, किसी भी चीज का जो एक्शन है वो वर्ब है, किसी भी चीज का जो नाम है दैट इज नाउन। तो ब्रीथ का नाउन क्या होगा, ब्रीथ किससे बना, ब्रेथ, सांस, दैट इज वर्ब, नाउन, सांस लेना, दैट इज वर्ब, तो इसका होगा दैट इज ब्रेथ। वर्ब फ्रॉम नाउन ग्लास इज, ग्लास मतलब शीशा, और नाउन का उसका वर्ब जो है वो क्या है, ग्लेज, शीशे सा चमकाना, चमक मारना शीशे सा, तो दैट इज ग्लेज, ग्लेज से कि किसी सरफेस को इतना स्मूथ करना कि शीशे की तरह, तो वो होता है ग्लेज, चमक मारना। नॉट इज नाउन, नॉट का मतलब गांठ, तो वो नाउन है, और जबकि निट जो है वो क्या है, बुनना, तो एक्शन, दैट इज वर्ब।
नाउन फ्रॉम वर्ब गिल्ड इज, गिल्ट का जो है चमकना जो इसे है, तो उसका नाउन क्या होगा? दैट इज गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड नाउन, उससे बना गिल्ड। गोल्डन में बोल देती तो एडजेक्टिव हो जाता। टेल इज द नाउन फ्रॉम द वर्ब टेल, कहना, क्या? कहानी। कहानी इज नाउन, कहना इज वर्ब, so that is tell. A dash verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. जैसे अगर मैंने यहां पर ये बोला कि he writes a letter, he writes a letter, तो हमने पूछा he writes what, तो जो वह वॉट का जवाब दे यानी कि एक्शन ट्रांसफर वह हो गया, दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो सब्जेक्ट अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर दे, दैट वर्ब इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। शी स्लीप्स, शी स्लीप्स, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा। इवन अगर ये भी लिखा होता है शी स्लीप्स इन बेड, तो भी जो है ये इनट्रांजिटिव है, क्योंकि स्लीप्स जवाब दे रहा है वेयर का, और जो चीज वेयर का जवाब देती है वो चीज ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती, तो दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑल वर डेड, द वर्ड ऑल इज, ऑल जो है वो क्या है भाई? ऑल वर डेड, सभी मर गए, तो ये है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन, कि सभी जो है डेफिनेट नहीं है, दैट्स इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है जी, ऑल वर डेड, इनडेफिनेट प्रोनाउन, सभी लोग जो हैं वो मर गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग टिपिकल ऑफ समवन, इट इज नोन एज। किसी के कार्य करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? किसी हर व्यक्ति के काम करने का कोई विशेष तरीका होता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मॉडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ एक्शन। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है दैट इज मोड ऑफ एक्शन, इट इज नोन एज मॉडस ऑपरेंडी। The study of ancient form of writing is known as, भाई देखिए खूबसूरत राइटिंग की स्टडी को कहते हैं कैलीग्राफी, और एंशिएंट फॉर्म ऑफ राइटिंग को कहा जाता है पेलियोग्राफी, दैट इज नोन एज पेलियोग्राफी। द पर्सनल आउटफिट ऑफ अ ब्राइड क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज एंड लिनेंस। द पर्सनल आउटफिट, एक बहू का बक्सा जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहू का बक्सा, तो दैट इज नोन एज ट्रूजो, that is known as trousseau, trousseau, trousseau। I shall discuss it dash dinner, कि मैं ये बात जो है वो डिनर पर डिस्कस करूंगा। कोई भी चीज जब चाय पर, डिनर इत्यादि पर डिस्कस की जाती है, तो उसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है दैट इज ओवर। आई शैल डिस्कस इट ओवर डिनर। These apples are sweet, the word these is, देखिए नाउन है ये, नाउन के पहले इसे दिखाया जा रहा है। अब इसे किसी चीज को अगर हम दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो वो चीज क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे डेमो लेना, डेमो, अब डेमो में करते क्या? टीचर्स अपना जो है वो अपना प्रदर्शन करके दिखाते हैं, अपने तर्कश के तीर निकालते हैं कि हाँ भाई हमें ये आता है वो आता है। तो इसीलिए कुछ लोग जो है डेमो क्लास भी अलग से रखते हैं कि भाई अपने तर्कश के जितने तीर हैं वो निकाल लें। तो ये तो है क्या होता है? प्रदर्शन करना, दिखाना कि ये दीज एप्पल्स, दिखाना। तो दिखाने के लिए क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो ये जो आपका एडजेक्टिव है, ये कौन सा एडजेक्टिव है? दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब किसी चीज का प्रदर्शन करना होता है तो दैट इज नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोएम ऑफ डन। अब ये जो है यहाँ से थोड़ा सा मतलब लिटरेचर के, वो वहां तक ग्रामर के क्वेश्चन थे, अब लिटरेचर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के जिनको लीडर कहा जाता है, जो कंसीट्स के बादशाह थे। कंसीट्स मतलब होता है फार फैशड इमेजेस। और जॉर्डन ने इनमें से कौन सी पोएम्स नहीं लिखी हैं? कौन सी? द कैनोनाइजेशन, एमोरिटी, द एक्सटेसी, द गुड मॉरो, सारी लिखी हैं, केवल एमोरिटी नहीं लिखी। एमोरिटी इज अ सोनेट सीरीज रिटन बाय स्पेंसर। At what time do sleepless lovers awake in the Rape of the Lock? The Rape of the Lock 18th सेंचुरी का मॉक हीरोइक एपिक है और उसमें जो है दिखाया गया है कि जो इसके 5 कैंटोज हैं, पोप ने उस समय की सोसाइटी पर ये एक व्यंग करा है। और ये इसमें जो ये शुरुआत का ही कैंटो 1 है और उसमें दिखाया है कि स्लीपलेस लवर्स अवेक इन द नून, 12 बजे सोकर उठते हैं, तो स्लीपलेस लवर्स अवेक in the noon. The next question is, who died in the same year in which Dryden was born? The year is 1631. 1631 में ड्राइडन पैदा हुए थे और डन की मृत्यु हो गई थी, तो it was Donne who died in the same year when Dryden was born. Who is hailed as American Shakespeare? अमेरिकन शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो ये नथानियल हॉथॉर्न जिन्होंने स्कारलेट लेटर लिखा है, उनको अमेरिकन शेक्सपियर कहा जाता है। The title La Belle Dame sans Mercy is from a 15th century poem by ला बेले डेम सांस मर्सी रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, लेकिन उन्होंने इस पोएम का टाइटल कहां से लिया है? ला बेले डेम सांस मर्सी जो कि एक फ्रेंच टाइटल है और 15th सेंचुरी के पोएट एलन चार्टर ने ये पोएम लिखी थी, ला बेले डेम सांस मर्सी, वहीं से कीट्स ने ये टाइटल लिया है। ये एक लिटरेरी बैलेड है जिसमें कीट्स ने एक कहानी, एक नाइट की कहानी जो है वो बताई है। तो ये जो पोएम है इसका टाइटल लिया गया है एलन चार्टर जो कि एक फ्रेंच पोएट थे। Who is the fortune teller in the Wasteland? वेस्टलैंड जो पोएम है जिसके 5 सेगमेंट्स हैं, टी.एस. इलियट ने लिखी है। मॉडर्न एज की एक वो पोएम मानी जाती है जिसे कहते हैं कि मॉडर्न एज शुरू हुई 1922 में, और उस पोएम को के 5 सेक्शंस में उसमें उस तत्कालीन सोसाइटी का डिसइल्यूजनमेंट दिखाया गया है वॉर से। और ये जो पोएम है इसमें जो फॉर्च्यून टेलर दिखाई गई है दैट इज मैदाम ससोस्टेरिस। मैदाम ससोस्टेरिस को फॉर्च्यून टेलर के रूप में दिखाया गया है, जो कि यूरोप की सबसे होशियार महिला मानी जाती हैं। द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम ऑफ निसिम एस्किल इज, निसिम एस्किल जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, उनकी मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि उन्होंने इंडियन इंग्लिश में लिखी है। और वो पोएम पढ़कर बिल्कुल जो दोज हु आर वेल एक्वेंटेड विद द ट्रेडिशंस ऑफ रूरल एरिया, they can very well establish a connection between that poem और ये जो है between that poem and the traditions of that particular village। तो ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है ये मानी जाती है कि इनकी मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। Impressionism is the term that has been taken from Claude Monet painting. The name of the painting is, ये impressionism, expressionism, ये सारे ये isms हैं। किसी दिन एक बार तसल्ली से इनको भी सब समझाऊंगी कि ये चीज क्या होती है। और impressionism जो टर्म है वो लिया गया है क्लॉड मोने की पेंटिंग इम्प्रेशन सोलियर लेवेट। एंड नाउ the next question is the authorized version of the Bible came out in, authorized version तब आया था जब इंग्लैंड पर सत्ता थी जेम्स फर्स्ट की, और उन्होंने ही authorized version of बाइबल को जो है उसके लिए प्रयास किए थे, और ये वर्जन आया था 1611 में। The authorized version came in 1611. And now the next question is canonization was first published in, canonization first published हुई थी
ये जो है पोस्टुमसली पब्लिश हुई है, दैट वाज इन 1633। कैननाइजेशन डन की पोयम है। कैननाइजेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू डिक्लेयर समवन सेंट। ये पोयम जो है बिल्कुल कॉलोकियल इसकी शुरुआत है, जिसमें डन आप आप किसी स्पीकर, कोई वो उसका फ्रेंड हो सकता है या सकती है, जिससे कह रहे हैं कि मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मी एंड लेट मी लव। वो उनको विभिन्न प्रकार की बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। The canonization have 5 stanzas of। कैननाइजेशन के 5 स्टेंजाज है, 9 लाइन्स ईच। ये एक तरीके से स्पेंसेरियन स्टेंजा है, 9 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। John Donne and Donne undone are the words written by Donne, who writes to his wife about losing. John Donne was 25 years of age when he eloped with the 16 years old Anne Donne। और उनके फादर जो है, एन के फादर ने वो बिल्कुल कोई डाउरी नहीं दी थी काफी, और इवन उनको अरेस्ट होना पड़ा था, उनकी नौकरी भी चली गई थी फॉर द आगे के 8 साल के लिए। उनकी जिंदगी बहुत ही खराब हो गई थी, तो उन्होंने इसी पे ये लाइंस कही हैं, जॉन डन एंड डन अंडन। तो ये लाइन कही है उन्होंने अपनी पोस्ट लूज करने पर, ये लाइंस जो है वो कही है। ये कैननाइजेशन के बारे में बता रही हूँ। डन्स वाइफ गेव बर्थ टू। डन की शादी के 16 साल में उनकी वाइफ ने 12 बच्चों को जन्म दिया, और 12वां बच्चा जो कि एक स्टिल बॉर्न बेबी था, यानी कि वो पैदा ही मृत हुआ था, उसकी जन्म के 5 दिन बाद जॉन डन की वाइफ की मृत्यु हो गई थी। तो दैट इज 12 चिल्ड्रन इन 16 years of marriage। Donne wrote by Thanatos but did not get it published। He gives points in favor of। जॉन डन ने ये पोयम लिखी है, ये वर्क लिखा है बाय थैनाटोस। इसमें उन्होंने सुसाइड को के फेवर में अपने विचार दिए हैं, और इसीलिए उसे पब्लिश नहीं करा, तो ये है सुसाइड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। लिटरेचर के कम रखे हैं, ग्रामर के ज्यादा रखे हैं, क्योंकि ग्रामर आप लोग जो है अभी फिलहाल ग्रामर पे काम कीजिए। एक कॉम्बो सेशन है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगे। उठिए, पढ़िए और हार मत मानिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग जो है कोशिश करते रहिए, सफलता तो मिलेगी, मगर कोशिश सही दिशा में कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल।